नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। सीहोर में शिवराज कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक हुई। सीएम ने इस बैठक में कहा कि मैं या हम नहीं, मिलकर प्रदेश का विकास करना होगा, इतिहास बदलना होगा। ये तय हुआ कि राजस्व बढ़ाने के लिए GOM का गठन होगा। हर महीने 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का टारगेट भी तय किया गया। साथ ही तीसरी लहर से निपटने को लेकर भी रणनीति बनी। वैक्सीनेशन महाअभियान भी 1 से 3 जुलाई तक चलेगा। इस महाअभियान में सीएम और मंत्री भी जनता से अपील करेंगे। अब 6 महीने बाद फिर भोपाल के बाहर कैबिनेट का मंथन होगा। तो सीहोर में शिवराज ने मंत्रियों से चर्चा की, जिसमें योजनाओं से लेकर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मंत्र दिया। सीएम ने कहा कि तीसरी लहर को लेकर हमें अलर्ट रहना है। साथ ही कोरोना में हुए नुकसान को लेकर सीएम ने राजस्व बढ़ाने को लेकर भी बात कही। इसके अलावा आत्मनिर्भर MP सरकारी योजनाओं को लेकर भी मंत्रियों से चर्चा की। पहले से इस बार सारी व्यवस्थाएं हमको बनाने की पूरी तैयारी रखनी है, वो हमारी जवाबदारी है। उस पर हम लोग चर्चा और विचार करेंगे। तीसरे, चूंकि धन का इंतजाम, रेवेन्यू का इंतजाम कैसे किया जाए, क्योंकि हम अगर ये कह के चुप बैठ जाए कि नहीं पैसा नहीं है तो काम नहीं चलेगा, नहीं है तो व्यवस्था कैसे हो सकती है, अतिरिक्त संसाधन कैसे जुटाए जा सकते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का अपना रोड मैप तैयार है, वो अपना रोड मैप है जिसका हमको काम करना है। आपके विभाग का सबका अलग अलग बना हुआ है, तो उस रोड मैप पे चलते हुए हम लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेंगे, धन की व्यवस्था करते हुए। तो वो विभागीय समीक्षाएं और जो दिक्कतें उनको दूर करते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। इससे शिक्षा, उससे हमें जरूर सोचना चाहिए। मुझे इस समय लगता है बच्चे कई दिनों से स्कूल नहीं गए, कॉलेज भी खुले नहीं, तो ऐसे में क्या करें। शिक्षा समूह हमारा, हमारे मंत्री साथियों का बना हुआ है, वो जरूर अपनी बात करेगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए क्या शिक्षा देने का क्रम जारी रह सकता है और क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि बच्चे भी अब कुंठित भी, परेशान भी हो रहे हैं। तो हमको उस पर भी निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। हमारी जो शासकीय संपत्ति है उसका सुप्रबंध हो, उसका ठीक उपयोग हो, ऐसे अनेकों विषय है जिस पर हमको विचार करने की जरूरत है। गरीब, किसान, माताएं, बहनें और बच्चे, उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं हमने बनाई है। उन पर, किसानों पे भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। अनेकों चीजें हमने की है और क्या सोचा जा सकता है, गरीबों के लिए क्या सोचा जा सकता है, माताओं बहनों के लिए, बच्चों के लिए क्या सोचा जा सकता है। अगर वैक्सीनेशन को जन अभियान कैसे बनाएं, साधारण तरीके से नहीं, जुलाई से पर्याप्त डोजेज प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। हमको कोविड के संक्रमण को रोकने में एक मॉडल के रूप में सामने आ गया। वैक्सीनेशन में भी हम मॉडल कैसे बन जाए, इसके बारे में हमको चर्चा 1, 2, 3 जुलाई को ये अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलेगा। इसमें पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 1, 2, 3 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सभी सम्मानित मंत्रीगण, सभी सम्मानित सांसद, अच्छा 1, 2, 3 जुलाई वाले में सभी सम्मानित सांसदगण, सभी सम्मानित विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण इस अभियान को चलाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अलग अलग स्थानों पर जनजातीय इलाकों में इस अभियान की 1, 2, 3 जुलाई जिन लोगों ने वैक्सीन के प्रति भ्रम फैला दिया है अथवा फैल गया है, और लोगों को प्रेरित करेंगे। विभिन्न विषयों पर जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों से सुझाव लिए, तो अलग अलग आगे की योजनाओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको निर्देशित भी किया। कोरोना की लड़ाई का मुख्य और सबसे धारदार हथियार है वैक्सीनेशन। वैक्सीन को लेकर पूरी तरह रचना बन गई है। 1, 2 और 3 जुलाई को वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ा जन अभियान चलाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें शामिल होंगे। मध्य प्रदेश की तरफ तेजी से बढ़ने के लिए ये दूसरी बैठक इसमें
चाहे रोजगार का विषय हो, चाहे विकास के विषय हो, चाहे शिक्षा के बारे में हो, इससे कई विषयों पर चर्चा करके आगे की योजना बनाई। हमारी एक तेजी से तैयारी है। इसी हिसाब से जैसे MSME में रोजगार का बड़ा फोकस था। हमारे विभाग से संबंधित भी चर्चा हुई है, तो जैसे रोजगार के विषय में बड़ी लंबी चर्चा हुई है। तो हमारे सहकारिता विभाग के माध्यम से भी हम लोग आत्मनिर्भर भारत के तहत लगभग 70 करोड़ रुपए का हमने पैक सोसाइटियों के माध्यम से, जैसे खरगोन में मिर्ची ज़्यादा होती है तो हम मिर्ची का पाउडर बनाने की दृष्टि से विचार किया। बुरहानपुर में केला ज़्यादा होता है तो केले की कौन सी इंडस्ट्री आ सकती है। गुना में हमारे धनिया ज़्यादा होती है, धनिया पाउडर का कैसे यहाँ से ग्राइंडिंग कर सकते हैं। हमारा शिवपुरी में टमाटर ज़्यादा हो सकता है तो सॉस कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हमने 200 पैक सोसाइटियों का चयन किया है। उसमें लगभग हम आगे बढ़े हैं। 101 पैक सोसाइटियों के माध्यम से भी हमने पैसे दिलवाए हैं। तो 2 करोड़ रुपये एक पैक सोसाइटी को दिया जाता है, उस पर भी हमने विस्तार चर्चा मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट को लेके और अन्य विषयों को लेके आज की है। इससे एक जो मन में एक कल्पना सभी मंत्रियों को अंदर थी कि हम कैसे अपने उन चीज़ों को निकाल के और आगे कैसे हम लाएँ, और मंत्रियों ने एक खुला प्लेटफॉर्म दिया। आज दिन भर के मंथन के बाद 4-5 विषयों पे माननीय मुख्यमंत्री ने आज की ब्रेनस्टॉर्मिंग में इंगित की थी, और उसमें से एक थी रोजगार। कोरोना काल की चुनौतियों का सामना करने के बाद हम रोजगार को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा निर्णय होने वाला है। CM राइजिंग स्कूल जो है ना, उसकी लागत करीब 40 करोड़ रुपया है। अभी तक हम देखते हैं कि अधिकांश लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। हर माता पिता की इच्छा होती है कि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सुविधाएं नहीं है। लेकिन अब प्राइवेट स्कूल क्या, मैं समझता हूँ एक विश्वविद्यालय की लागत जो होती है, एक यूनिवर्सिटी की लागत जो होती है, उतनी लागत हमारी स्कूल की होगी जो गाँव में खुलेगी। आज मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के कार्य योजना को लेकर के, सरकार की योजनाओं को लेकर के मंथन चल रहा है। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग CM राइस योजना है, उस पर व्यापक चर्चा हुई है। मंत्रिमंडल ने पूरी समिति का एक तरह से उन्होंने बैठक बुलाई थी, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने मध्य प्रदेश के आगामी दृष्टि से विकास के नए नए कीर्तिमान बनाने के लिए क्या क्या योजना हो सकती, किस प्रकार से काम करना चाहिए, प्रत्येक योजनाओं के बारे में जो जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश अपना देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की कल्पना अनुसार आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश वो इस बड़ा मंथन हुआ। मैं ये बात दिल और दिमाग दोनों से कहता हूं कि ये हम आभारी हैं कि माननीय शिवराज सिंह जी की और शिवराज कैबिनेट ने अहम फैसला लिया। मंत्रियों के अलग अलग समूह बनाए गए हैं। कुल 8 समितियां बनाने का फैसला लिया गया है। राजस्व नियंत्रण, आत्मनिर्भर प्रदेश, शिक्षा, तीसरी लहर, सभी के लिए मंत्रियों की समिति बनी है। अब आपको एक एक करके बताते हैं समिति क्या है, कौन सी है और उसमें कौन से मंत्री हैं। सबसे पहले राजस्व आजन समिति की बात करेंगे। जगदीश देवड़ा, राजवर्धन सिंह, विजय शाह, गोविंद सिंह राजपूत, OPS भदौरिया इसमें शामिल हैं। कृषि समिति में तुलसी सिलावट, महेंद्र सिंह सिसोदिया, कमल पटेल। रोजगार वर्धन समिति में यशोधरा राजे सिंधिया, गोपाल भार्गव, महेंद्र सिंह सिसोदिया शामिल हैं। बाल कल्याण समिति में शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, प्रभुराम चौधरी। स्वास्थ्य समिति में बिसाहू लाल सिंह, कमल पटेल, प्रभुराम चौधरी, विश्वास सारंग, सुरेश धाकड़ शामिल हैं। और MP में कंट्रोल में कोरोना आने के बाद अब अनलॉक में राहतों का दौर जारी है। इंदौर में आज से जिम खुल गए हैं, जिसमें कुछ शर्तें भी हैं, जिसमें 50% क्षमता के साथ ही जिम खोलने की अनुमति मिलेगी। वर्कआउट करने वाले लोगों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देना होगा। इधर जबलपुर में 60 दिनों के बाद आखिरकार शहरवासी अब फिर रेस्टोरेंट के जायके का आनंद ले पाएंगे। अनलॉक में मिली छूट के बाद आज से फिर रेस्टोरेंट गुलजार हो गए। 50% कैपेसिटी के साथ रेस्टोरेंट के संचालन को मंजूरी मिली है, लेकिन रात 9 बजे तक ही रेस्टोरेंट खोले जा सकेंगे।
वहीं भोपाल में भी मॉल और जिम खोलने को लेकर जल्द ही एक बड़ा फैसला होगा। तो कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 68 दिनों से द्वादश ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के जो पट बंद कर दिए गए थे उसे कल से खोलने के आदेश जारी कर दिए गए। पिछले 68 दिनों से भक्त और भगवान के बीच जो दूरी थी उस दूरी को खत्म किया जा रहा है। खंडवा जिला प्रशासन ने आज शाम को आदेश जारी करते हुए कई तरह की गाइडलाइन जारी की, जिसके तहत वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दर्शन से पूर्व आपके मोबाइल में होना निहायत जरूरी है। फिलहाल शयन आरती पर प्रतिबंध है। मंदिर में दर्शन का समय सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए ही रखा गया है। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मंदिर करीब 68 दिनों से कोरोना लॉकडाउन की वजह से बंद था। वहां के जनप्रतिनिधि एवं नागरिकों की मांग पर जिला प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया कि कल दिनांक 15/6 से मंदिर दर्शन के लिए खोला जा रहा है। दर्शन व्यवस्था सुखदेव मुनि द्वार से होकर चांदी गेट तक दर्शन की व्यवस्था रहेगी तथा मंदिर खोलने का समय सुबह 6 बजे से लगाकर शाम को 8 बजे तक रहेगा। शयन आरती पर अभी हाल फिलहाल प्रतिबंध रहेगा। और ओडिशा के कटक में कोरोना के संकट काल में नकली दवाई की सप्लाई का मामला सामने आया। अब उसके तार ग्वालियर से भी जुड़ रहे हैं। कटक में पकड़े गए मेडिकल संचालक ने ग्वालियर में सप्लाई होने की बात कही थी। मामला सामने आने के बाद ग्वालियर चंबल में फेबीमैक्स टैबलेट खरीदने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। असली बिल नकली पिल, दवा की गोलियों में गोलमाल, कोरोना काल में पहले नकली इंजेक्शन, अब नकली दवा का गोरख धंधा। इंसानियत के दुश्मन कहां कहां। देश में फैला नकली दवा का वायरस। मुनाफाखोरों का मायाजाल। नकली दवा का काला कारोबार। ओडिशा, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात और ना जाने कहां कहां हम जिन राज्यों के नाम गिना रहे हैं, इन राज्यों में नकली दवा का वो वायरस फैला है जो सीधे इंसानियत पर अटैक कर रहा है। सोचिए जरा, जो दवाई कोविड पेशेंट इस उम्मीद से खाता है कि उसके असर से उसका मर्ज बेअसर हो जाएगा, लेकिन इन्हीं गोलियों में गोलमाल हो तो असर तो छोड़िए, उसमें तो वो तत्व ही मौजूद नहीं जिससे दवाई मरीज की बीमारी को ठीक कर सके। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के बाद नकली दवा के नेक्सस का चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसके तार जुड़ रहे हैं ग्वालियर से। दरअसल कम गंभीर कोविड पेशेंट को दी जाने वाली टैबलेट फेबीमैक्स 400 के नकली कारोबार का चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उड़ीसा के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट द्वारा हमारे भोपाल ऑफिस को सूचना आई थी कि ग्वालियर में फेबीमैक्स टैबलेट जो कि नकली दवाई है, तो उसमें ना ही तो मॉलिक्यूल है फेविपिराविर और ना ही वो कंपनी का जो एड्रेस बताया जा रहा है वो भी एड्रेस सही नहीं। ओडिशा के कटक शहर की मेडी लॉयड मेडिकल एजेंसी में कोरोना की नकली दवा का भांडाफोड़ हुआ। इस खुलासे के बाद नकली टैबलेट के तार ग्वालियर से भी जुड़े हैं। मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया। ड्रग डिपार्टमेंट ने ग्वालियर के महादेव मेडिकल एंड सर्जिकल स्टोर जाकर जांच की। मेडिकल स्टोर संचालक ने बताया कि अप्रैल में लगभग 40,000 फेबीमैक्स 400 टैबलेट मंगाई गई थी, जिन्हें ग्वालियर चंबल संभाग के अलग अलग मेडिकल स्टोर को सप्लाई किया गया। दरअसल ये दवा असली बिल पर दी गई थी। चूंकि ये दवाइयां प्रॉपर बिलिंग के साथ ही थी, इसलिए उसको नकली होने की आशंका नजर नहीं आई। ड्रग डिपार्टमेंट को प्रारंभिक जांच में पता चला कि इस टैबलेट में कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। ड्रग डिपार्टमेंट ने लगभग 500 फेबीमैक्स 400 टैबलेट बरामद की, जिसके बाद 300 से अधिक टैबलेट को सैंपल के लिए भोपाल भेजा गया।
हाँ, ग्वालियर चंबल में उन्होंने बेची है। ग्वालियर में चूँकि मंगाई है, हम उनसे सब पूरे बिल कॉल कर रहे हैं और संबंधित पार्टियों को हम पूरा सूचना देंगे कि आप दवाइयाँ जो भी हैं उसको वापस करें। आखिर क्या है फेबीमैक्स 400 टैबलेट? दरअसल कोरोना के कम लक्षण वाले मरीजों के लिए डॉक्टर फेविपिराविर टैबलेट लिखते हैं। इसी मॉलिक्यूल का हवाला देकर फेबीमैक्स 400 नकली टैबलेट बनाई गई, जिसमें निर्माता कंपनी का नाम मैक्सरी लाइफ हेल्थ केयर सोलन हिमाचल प्रदेश लिखा है, जबकि हिमाचल प्रदेश में इस नाम की कोई कंपनी संचालित नहीं है। एक टैबलेट की कीमत 113 रुपए है और टैबलेट का पत्ता 1300 रुपए में बिकता था, यानी नकली दवा से मुनाफे का कारोबार। तो कहां से आई ये नकली दवा की खेप, इसकी जांच जारी है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इंदौर से बड़ी खबर, सुपर कॉरिडोर पर भीषण सड़क हादसा सामने आया है। तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर पलटी है। सड़क हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कार में सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाणगंगा थाना क्षेत्र का ये मामला आप तक पहुंचा रहे हैं। तेज रफ्तार में ये कार थी और सड़क हादसे का ये कार शिकार हो गई। कार में सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि इसमें 4 लोग सवार थे, उन्हें अब अस्पताल में भर्ती किया गया है, तत्काल भर्ती किया गया है। लेकिन कार की जो सूरत है वो आप देख रहे हैं, कार क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ऐसे में आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हादसा कितना ज़्यादा खतरनाक था। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सरकार की उपलब्धियां गिनाने की बारी आ गई है। अब बीजेपी उपलब्धियां गिनाने जा रही है। जनता को उपलब्धियां बताएगी, बीजेपी बताएगी केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में कार्यक्रम किया जाएगा और ये कार्यक्रम 18 जून को वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। और खबर खंडवा से, जहां सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया गया। सेक्स रैकेट के कारोबार में लिप्त 3 महिलाओं और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है रामनगर के एक मकान में लंबे समय से सेक्स रैकेट का कारोबार चल रहा था, जिसमें बाहर से ग्राहक बुलाए जाते थे। स्थानीय लोगों द्वारा समझाइश देने पर उन्हें फंसाने की धमकियां दी जाती थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अपनी मांगों को लेकर जबलपुर में नर्सों ने विरोध प्रदर्शन किया। मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी सेवाओं को बंद कर दिया गया। कोविड वार्ड के अलावा कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, जिससे मरीज परेशान हो रहे हैं। तो भोपाल में भी नर्स और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। भोपाल के सुल्तानिया जनाना अस्पताल में ताली थाली बजाकर कर्मचारियों ने विरोध जताया। 22 जून को नर्सें और स्वास्थ्य कर्मचारी काम बंद रखेंगे। और इंदौर में चरित्र शंका में एक पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। मौत के बाद पति ने पुलिस को गुमराह किया और थाने जाकर आत्महत्या की सूचना पुलिस को दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मृतका का शव जमीन पर था और गले में फंदा लगा हुआ था। पुलिस ने मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाया और पड़ताल शुरू की। जांच में स्पष्ट हो चुका है कि महिला की मौत आत्महत्या करने से नहीं। इसके बाद पति से कड़ाई से पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि उसने ही अपनी पत्नी की जान ली। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। इंदौर के हीरानगर थाने में पदस्थ पुलिस आरक्षक ओम प्रकाश को उसी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कर्मी पर एक महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप था। हालांकि पीड़ित महिला ने बाबू नामक व्यक्ति की शिकायत की थी और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन जब महिला के कोर्ट में बयान हुए तो उसने बाबू के अलावा उसके एक दोस्त के बारे में बताया और कोर्ट के आदेश के बाद पड़ताल में आरोपी आरक्षक का खुलासा हुआ। सागर नगर निगम पर बड़ी लापरवाही का आरोप लग रहा है। वर्णी कॉलोनी में 5 मंजिला जर्जर इमारत गिराए गए निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों ने भवन को पड़ोसी के मकान पर ही गिरा दिया। कहा जा रहा है एक घर की बिल्डिंग कमजोर होकर तिरछी हो गई थी, जिसे गिराने के लिए बिना किसी एक्सपर्ट के ही पूरा दस्ता पहुंच गया और पोकलिन मशीन से इसे धराशायी करते वक्त तार से बांधकर गलत दिशा में मोड़ दिया गया, जिस कारण दूसरे मकान का ऊपरी महला पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। परिवार मुआवजे की मांग कर रहा है।
और झीलों के शहर में झीलों की बदहाली की तस्वीरें नजर आ रही हैं। जी हां, भोपाल के ऐतिहासिक छोटे तालाब में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। करोड़ों रुपए की पानी साफ करने वाली मशीनें होने के बावजूद कर्मचारियों को दूषित पानी में उतरकर सफाई करनी पड़ रही है। झील संरक्षण के नाम पर करोड़ों का बजट मिलता है, लेकिन उसके बावजूद निगम झीलों में फैल रही गंदगी को साफ करने में रुचि नहीं दिखा रहा। सिवनी के बरघाट ब्लॉक के पिंडरई कला ग्राम पंचायत ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए एक अनोखा कदम उठाया। ग्राम पंचायत ने गांव से सटे एक बंजर पहाड़ को हरा भरा उपवन बना दिया। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए गांव वालों ने यहां 600 नीम के पेड़ लगाए और इस जगह को नीम धाम बना दिया। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार।